अगर याद करूं तो मुझे नहीं लगता कोई भी रवाई क्षेत्र का व्यक्ति बड़े फर्राटे के साथ या बड़े बेबाक ढंग से अपनी रवायती बोलता हो, बिल्कुल दबी उस, और हिंदी का ही ज्यादा प्रयोग करते थे, या गढ़वाली का तो वर्चस्व था और है भी। लेकिन वो चीज मुझे बहुत कचोटती थी। पहली होत की माना पाल धारा अगर कोई घसेरू या कोई गैर या कोई बकराल तो सूत तक बाड़ी बाजू लगा दो तो बाड़ी हम तो एक जवाब देता। हाँ तो ये तरह सब चीजें निठम निठम पुराना जमाना का होता कि साहब खेल मिल होता तीमा, मतलब ये मिलन होता तीमा आकर्षण होतु, युवा मन को आकर्षण होतु। यत्र तक दिन रात एक बात जत्रा अपना घोरा होनु सही गाने छात्र ले गजू एक भेड़ चालक हैं, और खुंद खसिया बोले तो अर्ची सौंदान सौंदान है, सौंदान की दुई पुत्रिया सलारी मलारी कोई ढंग से के बीच प्रेम उपजी। पुराने जमाने डांडू खुंड जो लोग रोता तो छोड़ या फिर तमाम प्रकार का बाजू बंदा लगता। अब निठम से बाजू बंदा छोड़ पांचों पीढ़ियों बार माँ के छिन जान दे। साथियों प्रणाम नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार हम क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पे बात करते रहते हैं, हर खबर को आप तक दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज हम आपको उत्तराखंड में जो है अपने संस्कृति सभ्यता को साहित्यिक क्षेत्र में एक ऐसी पहचान देने वाले व्यक्ति महावीर रवाल्टा जी, जिन्होंने बहुत सी कविताएं या उपन्यास तमाम बहुत सी चीजें लेखन के फील्ड क्षेत्र में यदि बात करें तमाम वो उपलब्धियां वो कीर्तिमान इन्होंने गढ़े हैं, जिनके लिए शायद से हमें सोचना भी बमुश्किल हो जाएगा। और जो युवा आने वाली पीढ़ी है उनके लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए शायद कम ही कम है। और अभी एक प्रेम कथा का अंत, एक पुस्तक लोकार्पण भी हुआ या आप विमोचन कहो, तो उसमें भी आपको सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले सर स्वागत आपका पहाड़ संदेश परिवार पर। नमस्कार, आपका धन्यवाद कि आप साहित्य को लेकर के अपनी सजगता का परिचय देते हुए कोशिश कर रहे हैं कि मुझ जैसा व्यक्ति भी समाज के सामने आए, जो एक बिल्कुल सुदूर क्षेत्र से लगा हुआ है और जुड़ा हुआ है और सुदूर क्षेत्र में रह करके कुछ करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रवाल्टा जी आपका, आपने हमें समय दिया और हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहें। पहले महावीर रवाल्टा एक ऐसा नाम जो आज शायद से उत्तराखंड के साहित्यिक क्षेत्र में या फिर हमारे खान पान हो, हमारा वेशभूषा हो, हमारा रीति रिवाज हो, उनको आपने अपनी कथाओं के माध्यम से, अपनी कहानियों कविताओं के माध्यम से जो है एक बहुत बड़ा सागर आपने खुद तैयार किया है। पहले महावीर रवाल्टा, यदि हमारे दर्शकों के मन में सवाल उठे कि महावीर रवाल्टा है कौन, कहाँ से मूल, किस मूल के व्यक्ति हैं, कहाँ से आते हैं, तो थोड़ा सा आपका परिचय सबसे पहले हो जाए। जी हाँ जी, मैं जो हमारे रवाई क्षेत्र का कह सकते हैं, उससे पहले तो परगना रवाई था। तो परगना रवाई की ठकराल पट्टी में राजगढ़ी है, राजगढ़ी से काफ़ी दूर सुदूर में गांव है सरनोल, और सरनोल गांव में 10 मई 1966 को मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद फिर हम लोग परिवार ही मेहरगांव आ गए थे और कुछ पढ़ाई मेहरगांव, उसके बाद फिर सरनोल, सरनोल के बाद फिर उत्तरकाशी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और उसके बाद फिर राजकीय सेवा में आया। और सेवा के साथ साथ ही मैंने लेखन में कोशिश की कि जो अपना समाज है, अपने क्षेत्र की संस्कृति है, उसको किसी माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए। यदि बात करें कैसे रवाल्टा जी आपके मन में ये ख्याल आया कि हम आज देखते हैं अमूमन यदि हमारे युवा बात करें तो यदि किसी को राजकीय सेवा करने का अवसर मिल जाता है तो शायद वो व्यक्ति वहीं तक बंध जाता है, लेकिन आपने अपने दायरे को बढ़ाते हुए और लेखन की ओर आपके मन में एक विचार आया और आपने उसको हूबहू बिल्कुल प्रेरणा का स्रोत एक आपको कई लोग मानते हैं जो लेखन या फिर तमाम क्षेत्रों में ये रहता है। तो किस तरीके से आपके मन में ये सब ख्याल आए? जब पढ़ाई के लिए मैं उत्तरकाशी गया तो उत्तरकाशी उस समय साहित्य का अच्छा वातावरण था, कह सकते हैं। कविताएं लोग लिख रहे थे और वहाँ जो माघ मेला होता है उसमें बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ करता था, उसमें राष्ट्रीय स्तर के कवि शिरकत करते थे। तो वहाँ बैठ के मैं कविताएं सुनता था और देर रात तक बैठे रहना, कवियों को सुनना। फिर ये ललक पैदा हुई मन में कि जो जैसे ये लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि अभी अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बात को बहुत लोगों तक पहुंचा सकूं। बस वहीं से मन में एक बीज पड़ा, और बीज पड़ा तो मेरे साथ सबसे जो प्रबल पक्ष था वो ये था कि हमारे क्षेत्र की लोक संस्कृति। और जब मैं वो उत्तरकाशी जिस दौर में था तो उस दौर में मैंने देखा कि जो हमारे लोग थे, खासकर जो अपनी बोली भाषा को लेकर के उनमें एक हीनता बोध था। मैं अगर याद करूं तो मुझे नहीं लगता कोई भी रवाई क्षेत्र का व्यक्ति बड़े फर्राटे के साथ या बड़े बेबाक ढंग से अपनी रवायती बोलता हो, बिल्कुल दबी उस, और हिंदी का ही ज़्यादा प्रयोग करते थे, या गढ़वाली का तो वर्चस्व था और है भी। लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत कचोटती थी कि ये भाषाई जो हमारी भाषा है, भाषा तो एक अभिव्यक्ति का वो सबसे सशक्त माध्यम है, और हम उसी को बोलने में सकुचा रहे हैं, वो भी उत्तरकाशी जैसे जगह पर। अगर बाहर हम चले गए तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो वहीं से मन में जो ख्याल उमड़ते घुमड़ते रहे, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे साहित्य बनाने में मेरी मदद की। सर यदि बात करें, अभी तक लगभग हमारे खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारा चाल चलन, हमारे रीति रिवाज पे टोटल कितनी किताबें आप लिख चुके हैं, और लगभग जो अभी तक कोई नई किताब आपके, जो नया आपने कुछ ख्याल सोचा हो जिसको आप पिरोना चाहते हैं एक कविता के रूप में या फिर एक उपन्यास के रूप में, ऐसा क्या कुछ चल रहा है? कुल कितनी किताबें? शुरुआती दौर में तो मैंने जैसे कविता को मैं हमेशा कहता हूँ कि अभिव्यक्ति का सबसे सुगम और सरल माध्यम माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से मैंने अपनी अभिव्यक्ति की। उसके बाद फिर अपने क्षेत्र और आसपास की जो समस्याएं होती थी उनको लेकर के लिखना हुआ। फिर बाद में ये लगा कि ये तो ठीक है, ये इसका एक तय फलक है, ये समाचार की तरह ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन और अगर हमें किसी नारी के दुख पीड़ा उसको अभिव्यक्त करना है, और वो पूरे एक जो कह सकते हैं पूरे फलक को पूरे उसको विस्तार देना है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको कहानी लिखनी चाहिए, उसके लिए उपन्यास की रचना करनी चाहिए, उसके लिए नाटक मददगार हो सकता है। तो फिर मैंने जो आसपास का जो ताना बाना था उसके लिए मुझे लगा कि इस विषय को मैं कहानी के माध्यम से अच्छे ढंग से उठा सकता हूँ, तो मैंने उस पर एक कहानी बुन ली। या कहीं लगा कि ये बात तो हमारे नाटक के माध्यम से सामने आनी चाहिए, तो उसको नाटक के रूप में ढाला। और जहाँ खान पान, लोक संस्कृति, समाज, या हमारे पर्यटक स्थल हैं, या कह सकते हैं धार्मिक स्थल है, तो उनको लेकर के मैंने लगभग उसी दौर में 80 के दौर से के बाद 90 के दौर में, 80 के दौर तो एक शुरुआती दौर रहा, जो 90 का जो दशक रहा, उस दशक में मैंने जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, ऐसे प्रतिष्ठित पत्रों में यहाँ के विषय को उठाया। चाहे वो हमारे लोकगीत हों, लोकगीत की विधाएं हो, चाहे वो छोड़े हों, तांदी गीत हों, लामण हो, बाजबंद हो, उनको उठाया, या हमारा खान पान हो, या हमारे यहाँ की क्षेत्रीय विशेषताएं हो, जैसे अन्य है ये जो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है हमारा रामा सिराई, या दर्शनीय रीति रिवाज हो जैसे हमारी देवलांग है, या माना जो सन्नौल है या बडियार है, वहाँ की अनूठी संस्कृति है। तो उसको लेकर के मैं लगातार लिखता रहा इन पत्र पत्रिकाओं में, और इन पत्र पत्रिकाओं के लिखने के साथ साथ ही मतलब इसका ये लाभ हुआ कि एक पहचान भी बनती गई, और उसके समांतर मैं कहानियाँ लिख रहा था। कहानियाँ उन पत्रिकाओं में लिख रहा था कि जिनमें छपने के बाद ये एक लेखक के रूप में आप स्थापित होते हैं। साहित्यिक पत्रिकाएं भी कहते हैं उनको, लघु पत्रिकाएं। तो उन पत्रिकाओं के माध्यम से मेरी कहानियां, बाद मैंने लघु कथाएं लिखी, और जब एक लिखने पढ़ने का सिलसिला अच्छा चल पड़ा, तो जैसे समीक्षाएं होती हैं जो देश भर के अच्छे लेखक थे, तो उसमें अमर उजाला में बाकायदा मुझे समीक्षाएं लिखने का अवसर मिला, और 2-2.5 वर्षों तक मैंने ईमानदारी से उससे निभाया। तो उससे क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे साहित्य को पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में लिख रहे हैं, किसी की समीक्षा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, और उस किताब को तो पढ़ना ही ले, उसके साथ साथ ही आपको अपने इर्द गिर्द की चीजें, और मैं तो ये भी आज ये बात कहता हूँ, नई पीढ़ी से भी कहता हूँ और अपने आप से भी कहता हूँ कि हमें लिखने के लिए बहुत कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है। माना आज मैं लिख रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आज मेरे समानांतर कौन लोग लिख रहे हैं, एक या लोक संस्कृति पर कौन लोग लिख रहे हैं, या कहाँ की लोक संस्कृति कैसी है। इन चीजों के तरह से जो आज के शब्द अपडेट कहते हैं, जिससे उस पर मतलब हमें बिल्कुल अपडेट रहना हमारा बहुत जरूरी है। जी सर, यदि बात करें रवाल्टा जी,
मैंने एक किताब देखी थी अनुज बनाली जी की, दुई आखिर, और उसमें मैंने जब जो उसकी पूरी भूमिका आपने लिखी कि इस किताब को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या क्या चीजें इस किताब के अंदर मिलने वाली है, तो जब मैं वो पूरी किताब पढ़ा तो कहीं ना कहीं हम भी अपने आप में झकझोर गए कि वाकई लेखन की ताकत, और अनुज बनाली जी की वो किताब, उससे मुझे ये आभास हुआ कि महावीर रवाल्टा सिर्फ अपने लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो समाज में इस फील्ड में आगे कदम रख रहे हैं, लेखन के दौर में लेखन की और कोई व्यक्ति यदि कदम रख रहा है तो उसको जो है महावीर रवाल्टा जी का भरपूर प्यार और मार्गदर्शन मिल रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि और लोगों के लिए भी आश्चर्यजनक बात है कि सोचा नहीं होगा किसी ने कि रवाल्टी भी एक लिखित रूप में आ सकती है। मैंने कहा ना मेरे अंदर एक पीड़ा थी, तो मैंने 1995 में पहली एक कविता लिखी थी, दरवालो यानी शराबी, और उसको जब एक दैनिक पत्र में दिया था तो उसके हिंदी अनुवाद के साथ दिया था 1995 में। उसके बाद फिर मुझे जब मैं हिंदी में मतलब ठीक ठाक स्थापित हो गया था, फिर मुझे लगा कि अपने जो, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, जो एक संकोच जैसा था, एक हीनता बोध था, उसको कैसे हटाया जाए। तो मैंने लगा कि इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या, लेखन हो सकता है। तो मैंने कविता लिखने की शुरुआत की, और कविताओं का ये इत्तेफाक से मेरे साथ अच्छा मतलब सौभाग्य रहा कि उन कविताओं का, एक बी मोहनी की जी बहुत बड़े चित्रकार हुआ करते थे, उन्होंने बाकायदा रोमांटिक कविताओं के पोस्टर बनाए, और उन पोस्टरों को देश भर में जहां भी प्रदर्शनी लगी वो कविता पोस्टर उन्होंने प्रदर्शित किए। और फिर बाद में मुझे जब अवसर मिला, उत्तराखंडी भाषाओं का कवि सम्मेलन हो रहा था, तो उस कवि सम्मेलन में ये है कि गढ़वाली कुमाऊनी और उसके बाद हिंदी कविताएं ही पेश की जा रही थी। लेकिन नरेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में जब कवि सम्मेलन हुआ तो मैंने बाकायदा वहां पे एक शुरुआत का अच्छा अवसर था, मैंने रवाल्टी कविताएं पढ़ी, और इस निवेदन के साथ पढ़ी। मैंने कहा देखिए ये रवाल्टी में कविताएं पढ़ रहे हैं, आपको समझने में परेशानी हो सकती है, लेकिन आपकी समझ में जहां ना आए आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं उसका अनुवाद कर दूंगा। लेकिन किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, सबकी समझ में आ गई। बाद में सब लोग कहने लगे कि रवाल्टी हमारे समझ में आ रही है, और कई लोगों ने फिर तब वहीं से इत्तेफाक देखी है कि मैं पूर्व अपने गांव मेहरगांव पहुंचा नहीं, और पीछे पीछे आकाशवाणी पौड़ी का एक कह सकते हैं कि आमंत्रण आ गया कि देखिए रवाल्टा जी, हम चाहते हैं कि आपकी रवाल्टी कविताएं का बाकायदा क्या रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनका प्रसारण होना चाहिए। उसके बाद फिर वापस पौड़ी जाना, और पौड़ी में पहली बार आकाशवाणी से वहां पे रवाल्टी कविताओं का रिकॉर्डिंग होना, और रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर वो लखनऊ से और नजीबाबाद से उनका प्रसारण होना। तो उन्होंने ये तो वहां स्वीकारा था, जो लोग थे उसमें उपदेश, उन्होंने कहा था देखिए आपके रवाल्टी में तो नेपाली के शब्द हैं, कुमाऊनी के शब्द हैं, गढ़वाली के तो खैर होंगे ही, क्योंकि गढ़वाली को जैसे 50 के दशक में डॉक्टर गोविंद चातक ने ये PhD की उपाधि ली थी, आगरा विश्वविद्यालय थे, तो उन्होंने उसी से कहा था गढ़वाली बोली की उपबोली रवाल्टी। तो जाहिर सी बात है वो तो होना ही था। तो इस तरह रवाल्टी की जो लेखन की यात्रा विरल आगे निकलती रही, मैं लगातार लिखता रहा। उस लिखने के प्रतिफल के रूप में मेरा पहला कविता संग्रह आया था गणी जड़ा हमारा सोइना, 2017 में उसका लोकार्पण पुरोला में ही हुआ था। और उसके बाद फिर दूसरा कविता संग्रह छपराल, फिर और लोग थे, मैंने उनको प्रोत्साहित किया जो अपने क्षेत्र के युवा थे। मैंने देखिए अपनी भाषा में लिखा जाना चाहिए रवाल्टी में। और उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जो बहुत बड़े एक तरह के सर्वेक्षक के रूप में उनका नाम आता, उन्होंने भाषाओं पर सर्वेक्षण किया था, और उनके ठीक 100 साल बाद भाषा शोध एवं प्रकाशन केंद्र ने भाषाओं पर शोध किया, एक सर्वेक्षण किया। तो सौभाग्य की बात है उसमें रवाल्टी में भी काम हुआ, और उस काम को मेरे द्वारा मतलब संपन्न करने का एक सुअवसर मुझे मिला। तो उससे ये हुआ कि 870 पूरे देश भर की भाषाओं पे काम हुआ, उत्तराखंड की 13 भाषाओं पे काम हुआ, और उसमें जो 13 भाषाओं पे काम हुआ उसमें एक रवाल्टी भी शामिल थी। तो इससे ऐसा हुआ कि हमारी रवाल्टी को एक तरह से एक पहचान मिल गई। उसके बाद फिर जो उत्तराखंड भाषा संस्थान था, उन्होंने अपना भाषा सर्वेक्षण किया। तो उनके भाषा सर्वेक्षण की विशेषता थी कि उसमें सांस्कृतिक एवं समाज भाषा वैज्ञानिक विवेचन करना था। तो मैंने संस्कृति से जोड़ करके उसका विवेचन किया, उसके माध्यम से रवाल्टी पहचान मिली। बजाय अब आने वाले कुछ दिनों में वो काम भी सामने वाला है। उसके बाद फिर एक काम पहाड़ जो संस्था है, जो पहाड़ पत्रिका निकालते हैं वो लोग, अस्कोट आराकोट अभियान करते हैं, उन्होंने क्या किया कि एक जो उत्तराखंड की 13 भाषाएं हैं उनका एक व्यवहारिक शब्दकोश होना चाहिए। यानी व्यवहारिक का मतलब है जो चीजें शब्द हमारे व्यवहार में है वो आधारभूत शब्द हैं। तो उन्होंने 1500 आधारभूत शब्द रखे, उसमें 100 संस्कृति बोधक रखे।
संस्कृति बोधक की उन्होंने रखा कि भाई हर क्षेत्र की अलग संस्कृति है, रवाई की अलग है, कुमाऊं की अलग है, या जौनपुर की अलग है, इस तरह से करके तो वो जो बहुभाषी शब्दकोश है वो भी सामने आया, उसका नाम रखा था जिगल कामची उड़ायली। और सब अच्छी बात यह है कि उतने सालों के बाद जब वो पूरा हो गया और फिर से उसका इस वर्ष दोबारा काम हुआ तो उन्होंने उसमें शब्द सीमा बढ़ा दी है। अब उसमें ज्यादा शब्द 13 भाषाओं के पढ़ने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। तो इस तरह से एक रवाल्टी को पहचान मिलती गई। और फिर जैसे मैंने कहा और लोगों को मैंने कहा तो और लोगों ने फिर लगातार हमारे जो युवा साथी हैं उनमें कई, और आज रवाल्टी के मेरे 2 कविता संग्रहों सहित 6 रवाल्टी कविता संग्रह सामने आ चुके हैं। और यदि बात करें आज के युवाओं के लिए, जी हम देख रहे हैं आए दिन हम अपनी रवाई की संस्कृति को, सभ्यता को, हमें थोड़ा बहुत माना अनुसरण हम कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल ही हमारी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, इससे बहुत दूर जा चुकी है। हमारे चाहे धार्मिक थोले मेले हो या फिर हमारे त्योहार बार जो हमारे होते हैं, इनसे बहुत दूर जा चुके हैं। वो कोई जब बगवाल होती थी तो गांव में वो ले बनते थे, लेकिन आज देख रहे हैं बाजारों में फटाके फूट रहे हैं। तो इनके लिए क्या संदेश आपका रहने वाला है? मैं बोलूं कि जो हम अपने संस्कृति से विमुख होने लगे या हमारी जो पीढ़ी आने वाली विमुख होने को कुछ कारण हम स्वयं है। हम स्वयं आप बच्चों के साथ ये बात साझा न कर दिया, मतलब कति आदमी के जो देवलांग के बारे में सही सही बताना या कति आदमी जो मतलब ईमानदारी से आपने लोग पर माना। मैं तो हमेशा बोलूँ कि देखो अब देखा जाए तो जो नई पीढ़ी थी वहाँ बहुत ललक, मुझे जो कई विद्यालय मानो तो देखो मतलब रवाल्टी में बात करो या रवाल्टी कविता पढ़ो या रवाल्टी की सुविधा सिर्फ बड़ा उत्साह से सुनो, मतलब क्यों क्यूरोसिटी एक मतलब एक ललक है वो थी। लेकिन हम त्यों रखो ते ललक से अपने घर में स्वयं बोलो कि ना यार हमारा बच्चा तो नहीं जानता, हमारा बच्चा पूरा पढ़ने लगे सी तब जान दे ना बोला अपनी भाषा, तो दुर्भाग्य हमारी हो। और ये कि मतलब ये कि अपना जब वो बच्चा ये बड़ा विद्वान है बोल कि बच्चा हमारा सिद्धांत नहीं देखता, बच्चा हमारा व्यवहार देखो। जब हम कोई भी चीज आप व्यवहार में आ ले तो निश्चित रूप से ये अच्छु प्रतिफल। और एक बात और भी बोलो मैं जनमाना हम शुरुआत करके रवाल्टी बोलनो, रवाल्टी लिखनो, और रवाल्टी भाषा जब दर्ज वाली तो आगे बोले कि भाई रवाल्टी को का लिखित का इतिहास का रवाल्टी भाषा को तो एक साथ साथ ही बोलो कि भाई हर व्यक्ति हम इस भी संकल्प लिए चाहिए कि भाई अपनी संस्कृति कौन है बचा ली। तो मैं वो यो अपने तरफ से मेरे एक सुझाव रहा या मैं स्वयं भी एक अनुसरण करूंगा कि भाई कुछ ना तो साल भर में हम कम से कम चलो आप रवाई को जो हमारो परिधान ते में कुछ ना तुम या खिलका बनो, तुम सुलार बनो, तुम टोपली बनो, है तुम अपनी फर्जी बोलो बनो तुम, है ना, या अपने सुल्तान बनो, कुछ चीज मतलब एक वस्त्र या सदरी बनो, एक वस्त्र हम जरूर करें। पहली बात। दूसरी करें चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ शब्द साल भर में देखिए चाहिए कि यार कति 2-4 शब्द तो महीना ले पुराना लोड़ी के जो मतलब प्रचलन से भय रहना लगे, शब्द खत्म न होला है। तो जब शब्द खत्म होला तो शब्द खत्म होने के साथ साथ संस्कृति भी बिल्कुल खतरा में निश्चित रूप से वाली। जी। और यदि बात करो रवाल्टा जी, जब तुम आपने भाषा की बात करी अपने रवाल्टी की, तो मन करो बोलो हम जो को बैठू माने मैं फिल्म में बैठू तो आपने इच्छू लगो और आपने घरिया भाषा में लगो कि भाई का होने लगे घर फुंडू कौन, तो आप ये बात बेस तुम करना कि अपने घरिया भाषा में तो मन करने लगे कि भाई हो चाहिए। दूसरी चीज कि अगर इतना हम बात करूँ कि महावीर रवाल्टा जी की इन एक कविता जे माँ की हमारो एक बहुत बड़ो इतिहास रवाई घाटी को छुपियो, और थोड़ा सा कविता की 2 लाइन और कुछ सीखते कि ना हमारे युवाओं लिए भी मिलेली तो त्यों भी सुनने चाला हमारे दर्शक थोड़ा। अब ये मतलब एक सीख वाली बात है ये कि उपदेश मतलब मेरे ज्यादातर रचनाओं में उपदेश वाली बात ना, सामान्य जो मैं हमेशा बोलूँ ना कि जो व्यक्ति आम व्यक्ति का ये थुमा खड़ो हो, चाहे पत्रकार सु, साहित्यकार, कलाकार सुई मतलब आम व्यक्ति की और वो ते मतलब कलाकार बोलने को सक। और जो बारा ये तो एक तुम कोई सत्ता का साथ या कोई ये तो का साथ तो वो ते यू ना तो मतलब लगभग सभी रचनाओं में लगभग एक संदेश कि अगर ये तो कि बोलो कि ये तक दिन रात एक बात, ये तक दिन रात एक बात जतरा अपना घोरा होनु सही गाने चादर ले। तो मतलब ये बहुत छोटी लाइन लेकिन ते माते के देखो ना संकल्प देखो ते का इरादा देखो कि सही गाने चादर ले। तो ये चादर लेने की जो हमारी कोशिश है बदस्तूर जारी रहो, निश्चित रूप से समाज में बदलाव आ लो। जी। और यदि बात करूं गजू मलारी एक फेमस प्रेम कथा थी और त्या जो पूर्व विवरण भी लिखियो तुम्हारे एक किताब आ रहा हाँ, तो त्या भी हमारे
थोड़ा दर्शक होता है अगर आप जो गजू मलारी मूल रूप से मतलब एक हमारा रवाई क्षेत्र का फतेह पर्वत किसी लोक गाथा, मतलब लोक गाथा जो गाथाओं में कायम। लेकिन जब मैं ठीक है शुरुआत में कुछ त्या लोक गाथा का जो मैं छोड़ बोलो छोड़ मासी सुनी मरे तो जाले मलारे साता तो औ सुना बनो पत्तियों टाटों गाड़ों तो मतलब जब बात समझे तो मतलब एक विचलन की स्थिति होती मन में कि यार बाद में हम यो कोखी और जगह पड़ी कि यार जो लोक गाथाएं सी गजू मला जो लोक गाथा सी विश्व का लोक गाथाओं में बिल्कुल आपने अनूठी लोक गाथा। लेकिन जब मुझे सुना तो पता चले कोई गायक थे गजमुले बोलने लगे, कोई गजुड़े बोलने लगे, कोई तो तेरे बाकायदा मुझे एक तरह से शोध भी नहीं बोल सकते, लेकिन ते की सच्चाई की तह तक पहुंचने ले बाकायदा दो नहीं जाना बित्री नहीं और तती के बाद बित्री नौने के बाद तब जो सही रूप में से लोग गाथा है कि भाई गजू मलारी अब सी लोक गाथा अपना रवाल्टी में आती। लेकिन मुझे लगे कि ये तो ज्यादा लोगों तक पहुंची चाहिए, तब बाकायदा मुझे पढ़ा एक नाटक लिखी एक प्रेम कथा का अंत और सु बाकायदा संस्कृति विभाग ने तेली वो प्रकाशन की अनुमति में तो सहयोग करी और एक प्रेम कथा को अंत मतलब सु नाटक बनी। बजाय मुझे बता दो बड़ो अच्छू लगला कि पिछले दिन जो ये तो प्रज्ञा हिंदी सेवार्थ संस्थान ट्रस्ट फिरोजाबाद ने ते नाटक ले मुझे बाकायदा सम्मानित करी। तो ये लोक की ताकत और मैं बताई दूं कि हमारा जो लोक में बहुत चीजें बिखरी तो क्यों लोक की चीजें सामने ले आई। मतलब लोक साहित्य में हमेशा बोलो रॉय को लोक साहित्य बहुत समृद्ध, ते समृद्धि के आधार पर अगर जो लोक कथा रथ देवता एक लोक कथा एक ही मेहरगांव की, एक तो रथ देवता बनाल में एक यहाँ मेहरगांव तो ते बड़ा बाकायदा मुझे त्या लोक कथा पर आधार करी कहीं हिंदी में नाटक लिखा पूर्णकालिक नाटक लिखी। तो ते में आई कि मतलब एक मूल माचका कति दुख दर्द कति पीड़ा कति विस्तार जीवन को और कति के माँ मतलब एक जीवन के प्रति दर्शन अर्थ यो। और पिछले दिनों में ये जो हमारा ये सिख तोरा मासमोर पट्टी थे कभी की लोक एक लोक कथा थे तो ते पर एक इन्हें पूर्णकालिक नाटक धुएं के बादल तो ते माँ देखा कि देखो एक झोटड़ी मतलब एक महिला कई ढंग से मतलब अपना ये तो बदला ले अपना स्वाभिमान ले अपना ये तो ले तो ये लोक में जो चीज तो अगर प्रयास करो बस ये क्या कि लोक गहराई तक नोने की बात तसी भी अगर नाटक जल्दी धुएं के बाद शीर्षक से सो आने वालों जी। तो थोड़ा सा गजू मलारी पर थोड़ा प्रकाशन मतलब कि जो हमारे दर्शक और कई लोग गजू मलारी को अलग अलग गीतों के माध्यम से लियो नहीं तो मतलब अलग अलग लियो अर्थ तो वही चीज थोड़ा हमारे लोग भी जानी जाले कि भाई गजू मलारी नहीं गजू मलारी के बारे में इतने बोल सकूं कि एक प्रेम कथा का अंत बहुत बड़ो नाटक ना सो मतलब पुस्तक हमेशा ही अगर आप बोलो ना कि जो कोई सत्यता आते की पुष्टि केवल दस्तावेज कर सको है ना, दस्तावेज का मतलब अगर लिखित रूप में तो इसमें आज गजू मतलब जो लोक गाथा सी ये नाटक के माध्यम से मैं ये लिखी ते मायू कि भाई गजू एक भेड़ चालक है और खुंद खसिया बोले तो अर्ची सौंदान है सौंदान की दुई पुत्रिया सलारी मलारी कोई ढंग से त्यों के बीच प्रेम उपजी। और देखो प्रेम उपजने की बात बिल्कुल लोक की बात पुराना जमाना का होता कि साहब खेल मेला होता तेमा मतलब ये मिलन होता तेमा आकर्षण हो तो युवा मन को आकर्षण हो तो और ते के साथ साथ हमारा जो समांतर जो आजीविका चलने लगी ते के आजीविका पता चली कि साहब भेड़ चलने से इमरी नोने लगी या वह मल्ला इमरी जा रही है तो ते सारी चीज मतलब बोलना ना पूरी एक पर्वतीय जो परिवेश है ते के आसपास जो हमारे पर्वत को फतेह पर्वत को सारे ते के आर्थ देखने मिले लो तेमाई कोशिश मेरी करें कि माना ते आजीविक साधन का तो भेड़ पालना है ऊन काटनी नहीं है ऊन धोना है तो ये तरह की सारी चीज तो तेल में बोल सकूं कि किताब पढ़ना बहुत जरूरी। अगर आपकी जानकारी में तो लोग गायकों का बोलो कि कोई भी विषय पर तुम करो तो ठीक मतलब तह तक नो या तो लोग के बीच नो कि भाई ये आदमी पूरा लोकगीत में सी चीज या लोग के बीच ना माना सी लोग सी जो गाता वो गायब हो गया आज ना से हमारे बीच में इतना वो पीढ़ी गायब हो रही है। तो जो लिखित रूप में माना ते किताब में बाकायदे मेरा सी तना लोग सी छोड़ तने दिए और क्यों को अनुवाद भी करियो और ये वजह से कि हिंदी में सी तो ज्यादा लोगों तक भी नोने लगी। अगर बात करूं इतनी समय करानी एक बहुत लंबू समय अंतराल जे मां तुम अपने लेखन कार्यक्रम जारी रखियो और 40 वर्षों से जब आप लिखने लगे हैं और अपने
सरकारी सेवा भी देने लगे हैं। जो आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ आप साथ में आपने अपनी कलम को भी धार दे रखी है। सब कुछ चीजें हो रही है। नाटक तो वगैरह भी अभी नहीं जी किया मैंने। बहुत सी चीजें हैं जो यदि हम आपके तमाम नाटक हों, कि कविताएं हों, साहित्य हो, उपन्यास, बहुत वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें आपने लिखी, इन सब के बीच एक ऐसा संदेश हमारे युवाओं के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए क्या रहने वाला है महावीर रवाल्टा जी का? अब संदेश तो मेरा यही है कि हम लोग अपनी संस्कृति से विमुख न हो, किसी न किसी रूप में हमारा लगाव बने रहना चाहिए। और दूसरा, एक साहित्यकार होने का नाते कि साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। माना महावीर रवाल्टा लिखी, वो तब बोलो कि महावीर रवाल्टा साहब हमारा क्षेत्र का साहित्यकार, कोई बोला प्रसिद्ध साहित्यकार, और कई अनेक हाँ, उपमाएं दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी हुआ कि जो मुँह तताक और बढ़िया लगे जताक, मतलब अगर ये जिक्र करे कि साहब रवाल्टा जी तुम्हारी खुली आंखों में सपने कहानी पढ़ी, या मैंने एक प्रेम कथा का अंत नाटक पढ़ा, या कोई और रचना आप पढ़ी, तो अलग अलग विधाओं में काफी विधाओं में लिखी, तो ठीक है, अगर पढ़ के एक जिक्र का, तो समझो कि हमारी जो एक तरह से जो साधना वो सफल है। अब जब माना, हाँ जी, जब तक हम अपने तो से जुड़ना, अति से जुड़ने को का माध्यम पुस्तकें हैं, मतलब पुस्तकें जे मां दस्तावेजीकरण, तो निश्चित रूप से हम अपने से जुड़ने ले बहुत अध्ययनशीलता होनी चाहिए। चाहे आप कोई भी ये तो क्षेत्र में अगर आपको एक वो हासिल करनी जानकारी, जब अध्ययन नहीं तो अध्ययन बिना तो व्यर्थ ही है प्रयास। जी यदि बात करें हमारे छोड़े गीत, जी। जो पुराने जमाने डांडो जी। खुंड जो लोग रोता जी। तो छोड़ा या फिर तमाम प्रकार का बाजूबंदा लगता। अब निठम से बाजूबंदा छोड़ा पांचों पीढ़ियों बार माँ के छिन जान दे। जी पहले हो तो कि माना पाल धारा अगर कोई घसेरो या कोई गैर या कोई बकराल, तो सूत तक बाड़ी बाजू लगा दो, तो एक बाटे हम तो एक जवाब देता। हाँ, तो ये तरह सब चीजें निठम खत्म होने लगी, ये लुप्त होने लगे। क्या बता ना बोलने लगे कि यूं गाने वाला, अब देखो ना, शादी ब्याह बारात बड़ा बड़ा आयोजन होने लगे थे, सब रेडीमेड डीजे बजने लगे थे, पार नाचने लगे, और बहुत सारा तेना की मतलब भारी तो ना ये तीयो आई गई। मुझे देखो कई थमा कि हमारे समझ में ये हिमाचली ना आने लगे, दम 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 नाचने कूद रहे, है ना। अब वो मौलिक तो जो तांदी माँ गात भाई जो चलो तो तेमा को एक मौलिकता थी, तो तेमा का रचनाशीलता भी थी, मतलब गीत रचे भी थे, जो आगे तो लगे सो रचना लगे, या पुराना जो रच्यू ते पुनरावृत्ति करने लगी था सुना। और मुझे अपने जो लोक साहित्य में अध्ययन करी पिछले दिन से, मैं फिर से एक बार करी, तो हालांकि मुझे लगातार कुछ न कुछ लोक साहित्य के प्रति सोचने रहने लगे, करने लगे, तो आपको जान के मतलब सुखद आश्चर्य होगा कि लोक गीतों के हमारे का 24 2 दर्जन भी था। तेमा लामण भी, बाजबन भी, छोड़ा भी, चौपति भी, है ना। और वो तो और हमारे कते गरण गीत, जब गरण लगे तो गीत गाए, या बच्चा को दनली जो हमारा बाजी बंधु जब काई चैत के मरे जब काई के घर में आते बीच कोई नया बच्चा जन्म तो चिन्ह होता तो दनली लगाता, ते के नाम पर, ते की मतलब प्रशस्ति की कामना करते, की कुशलता की कामना करते, ते यश की कामना करता। तो ये सार का अलग अलग मतलब ये तुम्हारा पूरा ही तो, या हमारे जन खोदाई को तो अद्भुत विधा थी। खुदाई मतलब ये तो लुप्त होने लगी, लेकिन जब खुदाई का जो जगरा सुना तो तीन दिन तक जो आयोजन चलो तो ते माँ देखो आप जो तनमुटो ऋषि या जो गुसाई महाराज उसकी कथा जो देखो तो ते अलग ही तुम अलग जानकारी मिलली ची कोई किताबी माना, अगर जो लिखी लू माना तो आम सार के जीवन लोगों प्रयास करे तो तब सोते मान तो ये चीज अच्छा नहीं कि भाई खुदाई कहा हो, ताम जब मैंने प्रयास करी उसको संकलित करी एकत्रित करी तो ते के माध्यम से तब ये तो नई पीढ़ी तब अगर पढ़ने की कोशिश कर लिए तो जानकारी मिलल। जी यदि बात करनो कि माना जो हमारा स्कूल में अभी लोकल में जी एक मिनट हमारी भाषा भी महत्व होते हैं अभी मिली चाहिए, तो कि थोड़ा सा हमारे बच्चों जो हमारी संस्कृति भूलने लगी, एक भी एक विषय एक ये सब चीज हो ही सका, ये होने लगी। और बाकायदे इस समय तो पाठ्यक्रम भी शुरू, लेकिन शुरुआत में एक गढ़वाली कुमाऊनी और जौन सारी थी उन लोग राजी ये तो भी रंगलो और राजी मान कोशिश तो रंगलो मां राजी मान, लेकिन ते कभी कई जगह मुझे प्रश्न उठाए थे ठीक माना अब एक रवाई मां रवाल्टी अब गढ़वाली मां बच्चों ने पाठ्यक्रम आने लगे हो, तब ते को मतलब का असर है सको कि खामियां तो रह जा, लेकिन निश्चित रूप से कि
ये समय एक तरह से बोल सकूं कि तंत्र काफी सजगता है लोक भाषाओं के प्रति। ये को कारण ये बताऊं मैं एक कि जाग जागो समय समय पर आयोजन होने लगे तो तेमा ये प्रयास करने लगे कि बच्चों ले ये पाठ्यक्रम 1 से 5 तक बनाए जाए। मैं ठीक गढ़वाली को बनी तो गढ़वाली से धीरे धीरे राम प्रेरणा तो लियो ना। और मुझे हमेशा बोलूं कि मुझे रवाल्टी के पक्ष में जब मुझसे पूछो कि आप चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में हो रवाल्टी, तो मुझे सबसे पहले विनम्रता पूर्वक ही बोलूं कि हमारी ये तती ना मतलब तती लंबी महत्वाकांक्षा ना, हमारी महत्वाकांक्षा सिर्फ ये है कि हमारी भाषा जिंदी रहनी चाहिए। और जिंदी तब रहेगी जब हम बोलेंगे और लिखेंगे। तो जब आप माना यू हॉल स्वयं यू हॉल जब रवाल्टी के लोग देखा ये था माना किताबी उठाई के या रवाल्टी में हम काम कर लेंगे तो उठा या गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी के बीच में कोई भी आयोजन होते थे मैं बाकायदा बोलूं कि भाई रवाल्टी के साथ रामंत्रित है। पत्रिका हमारी चयन आती, लेकिन अब जो हमारा गढ़वाली की पत्रिका कुमाऊनी की पत्रिकाएं गढ़वाली कुमाऊनी की पत्रिकाएं जो हमारी धाद है, पैरू है, कुमगढ़ है, आदि कुशली है, तो ये अपने साथ साथ हमारे रवाल्टी भी सम्मान पूर्वक छापने लगे। तो ये वजह खींचे कि भाषा की ताकत त्यों भी लग दल की यार भाषा में कुछ और बताने मुझे बहुत अच्छी लगे कि हमारे रवाल्टी जो कविताओं की शुरुआत करी, रवाल्टी कविताओं को बाकायदा गढ़वाली में अनुवाद है। तो ठीक है, कुछ विशेषता आता है और रवाल्टी कविताओं को हिंदी में आता है अनुवाद, लेकिन रवाल्टी रचनाओं को बांग्ला में अनुवाद, मेरे कई रचनाओं को बांग्ला में अनुवाद है और वह जी भी कई होने लगी आने वाले समय में रवाल्टी कविता बांग्ला में पढ़ने ली मिलने ली। तो कैसे कहा कि ये भाषा को प्रभाव भी और ताकत भी, तो ये मतलब हम बोल सको बड़ा गर्व से बोल सको कि अरे यार हमारा रवाल्टी में भी इना शब्द इना चीज की सी चीज हिंदी में भी नहीं मिलता। मैं बहुत बोलूँ कि जब हमारे बोलूँ निपुण दूध और तो हिंदी में का बोलते बिना पानी मिला हुआ शुद्ध दूध और हमारे निपुण से काम चला लो। तने की पराड़ का बोल 1 साल से पहले तो हमारे पराड़ से चली और पिछले साल 2 शब्द का बदला एक है ना, या अगले साल में ये क्या बोलो आइंदा दें बोली। तो शब्दों की कति बचत कर गए हम उखड़ा मतलब एक बात तो कोई मुझसे चर्चा तो करने की बोली भाई भाषा की तो आप तुम्हारी का ये बल्कि आगू पाछू का हो। अरे मैं बोलता आगे पाछू समझ में बड़ी साधारण सी बात, आगू मतलब उल्टी पाछू मतलब दस्त। तो हम बोलिए हमारी भाषा की शालीनता ना, हम का यार उल्टी बोली ना दस्त बोली, हम आगे पाछू दी बोले बात खत्म। या हम भय रहने लगे सोच करने जा रहे हैं तो सीधी सा हमारी बड़ी साल ने बोले कि पानी पिलानो पानी फोड़नो, मतलब जो सुकर्म तो हम छुपाई थी और पानी की तरफ जाने के तो बहुत अभिप्राय हो सकते हैं। तो कह नहीं सकते जब हम ये ढंग से बताओ ना कि हमारी भाषा की विशेषता का, हमारी भाषा की शालीनता का, तो वही का आदमी भी तभी प्रभावित है सका, मतलब प्रस्तुति है ही ना आगो जी। तो चलिए ये हमारे साथ महावीर रवाल्टा जी थे जिन्होंने बहुत से क्षेत्रों में लेखन के माध्यम से अपनी कलम से वो सब पहाड़ की पीड़ा, उत्तराखंड का दर्द मर्म अपने उपन्यासों में अपने कविताओं में संजोया। और अभी लगभग कितने समय अभी नौकरी और है रिटायरमेंट के लिए? सेवानिवृत्ति की तो लगभग 1 वर्ष 3 माह। तो 1 वर्ष 3 माह बाद जब आप फ्री हो जाओगे तो उसके बाद मतलब एक बहुत तेजी से एक नई धार और उसी ऊर्जा के साथ आप जो है ऊर्जा तो लगातार बनी ही रहनी चाहिए। लेखक में तो ऊर्जाशील होता ही है। अब मैं हमेशा से कहता हूँ कि लेखक कभी पूर्व लेखक नहीं होता। जैसे पद होता है कि पूर्व लग जाता है, तो लेखक के साथ ऐसा कुछ नहीं। वो साहित्यकार है तो साहित्यकार है ही। और साहित्यकार की हमारा तो एक मतलब जो बोलो जैसे नौकरी में अनुशासन हो या कोई भी संस्थान में तुम काम करो अनुशासन हो, तो लेखन में भी तने अनुशासन हो कि मैं लिख लूँ मैं संकल्पशील हूँ। स्वयं देखो कि माना 2025 तो मेरी अनेक पुस्तकें अभी प्रकाशन की राह में, और आगुले भी मतलब कई दिमाग में आने लगे कि भाई ये लिख लूँ, मतलब तो कुछ संबंध मेरे सेवानिवृत्ति से ना कि मैं सेवानिवृत्त हो तभी काम शुरू ना सु तो अभी चलना और लगे। और जो सेवा की बात भी कई बार एक प्रश्न पूछे तो मुझे कि भाई सरकारी सेवा में है तो ये बाधा तो नहीं होती आपको, तो मुझे बोल के बाधा ना होने, वहां तो हमें और लोग मिलते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग दुखी मिलते हैं सुखी मिलते हैं, तो उन लोगों के साथ रहते हुए मतलब उसको जो परिवेश है जो स्थितियां परिस्थितियां उनको समझने का मौका मिलता है और उसको हम बड़े अच्छे ढंग से अपनी कहानियों में कविताओं में नाटक में अभिव्यक्त कर देते हैं जी।
तो क्या कुछ और, बहुत लंबा ये इंटरव्यू हो जाएगा, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तमाम दर्शकों से मेरा अनुरोध कि इनकी जो किताबें हैं, जो इनकी पुस्तकें हैं, जो उपन्यास हैं, आप जरूर उनको पढ़िए और हम भी उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब मैंने सबसे पहले जो दुई आखर जब मैंने पढ़ी तो रवाल्टा जी, जब मैंने उसकी जो भूमिका जो आपने बांधी थी, उस भूमिका को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा और उसके बाद मैंने वो पूरी दुई आखर की जो किताब है उसमें अनुज बनाली जी की माँ आगे फ्रंट उस पे है, किताब पे जो बाहर ही है। तो हमने जब वो किताब पढ़ी तो अनुज बनाली जी ने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है उसमें, और वो जो आपने उसकी भूमिका बांधी एक बिल्कुल तय सटीक और कम शब्दों में पूरी किताब का वर्णन लिखा। मैं वहां से बहुत ये रहा, मैंने कहा मिलूं, कब मिलूं आपसे, बहुत मिलने की इच्छा रही। मैंने आपको बीच में फोन भी किया था, लेकिन आज मुलाकात हुई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। साथियों, साथ ही हमारा आप सभी से आग्रह निवेदन कि अपनी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, बोली भाषा, वेशभूषा, तमाम हमारा जो पहनावा है, जो हमारे संस्कार हैं, इन्हें संजोने में पहले हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कदम उठाएं तो शायद से बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है और हमारी संस्कृति और सभ्यता बनी रह सकती है, बची रह सकती है। हमारे छोड़े गीत हो, लोकगीत हो, या फिर बाजूबंदा, या तमाम वो चीजें जो त्योहार हम आज मनाना भूल गए हैं, हमारे बच्चे नहीं मना रहे हैं, उस और हमें थोड़ा सा एक कदम रखने की जरूरत है और हम अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से यूं ही जुड़े रहें। तो साथ ही आप बने रहें पाठ संदेश के साथ और अपना प्यार और सहयोग यूं ही देते रहे। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।